तारीख थी 16 मार्च 2022। दिल्ली के बॉर्डर के नज़दीक हरियाणा के अलवर के भिवाड़ी इलाके में जब सुबह सुबह लोग टहलने जा रहे होते तो थोड़ी सी सुनसान जगह पे वो देखते हैं कि एक बोरी से खून निकल रहा होता है। ऐसे बोरी से खून निकलते देख वहाँ के लोगों में हड़कंप मच जाता है। तुरंत वहाँ पे पुलिस आती है और जब वह बोरी को खोलती है तो उसमें एक महिला की लाश पड़ी हुई मिलती है, जिसे देख ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ देर पहले ही मार के फेंक दिया गया है। पुलिस अब जल्द से जल्द कत्ल की तलाश में लग जाती है। फिर पुलिस जांच में जो खुलासा होता है उसे जानकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो आखिर मरने वाली महिला कौन थी, कातिल कौन था, कातिल कैसे पकड़ा जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट कत्ल की वजह क्या थी, चलिए सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। कातिल और कत्ल की वजह जानकर आप भी चौंक जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें। चलिए अब मैं ये कहानी आपको शुरू से बताती हूँ। जैसा कि वीडियो के शुरुआत में हमने बताया कि अलवर के भिवाड़ी इलाके से गुजरते कुछ लोगों की नज़र बोरी से निकलते हुए खून पे पड़ती है। जल्दी जल्दी में पुलिस को बुलाया जाता है। खबर मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और बोरी से महिला की लाश को निकालती है। पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है और उसी वहां से उठाकर तुरंत उसे अलवर के एक अस्पताल में पहुंचा देती है। वहां डॉक्टर उसका पोस्टमार्टम करते हैं और इधर पुलिस क्राइम सीन को अच्छे से जांच कर रही थी। लेकिन यहाँ बहुत सारी दिक्कतें थीं और वह दिक्कतें पुलिस के सामने आनी शुरू हो गईं। सबसे पहली दिक्कत, यहाँ जिस महिला की लाश मिली थी उसके शरीर पर सिर्फ कपड़े मौजूद थे, लेकिन उन कपड़ों के अंदर कुछ नहीं था। जी हाँ, एक आइडेंटिटी कार्ड नहीं, एक कोई पहचान पत्र नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि उसका पर्स और मोबाइल भी गायब था, जिससे यहाँ पुलिस के लिए बहुत दिक्कत थी डेड बॉडी की पहचान करने के लिए। इसके अलावा जब पोस्टमार्टम करके डॉक्टर बाहर निकलते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि इस लड़की का पहले गला घोटा गया है, फिर कोई नुकीली चीज़ से इस पे वार किया गया है। लेकिन अब इस लड़की की पहचान करना सबसे इम्पोर्टेंट काम था ताकि वो इस जांच को आगे बढ़ा सकें। पुलिस शहर की सारी मिसिंग कंप्लेंट्स को खंगालती है, लेकिन कोई भी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। पुलिस अपनी जाँच जारी रखती है। जहां से लाश मिली थी वहां पे भी पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगता है। फिर पुलिस को लगता है कि ये लड़की यहाँ की लोकल नहीं है, बाहर से आई है, लेकिन सीधे यहाँ लाश बनकर नहीं आई होगी। कहीं किसी होटल या रेस्टोरेंट में जिसके साथ आई होगी तो रुकी होगी। अब इस एंगल से पुलिस आसपास के होटल और रेस्टोरेंट से पूछताछ शुरू कर देती है। पुलिस उस लड़की की तस्वीर दिखाकर पूछती है तो उसी पूछताछ के दौरान एक होटल वाला पुलिस को बताता है कि उसने एक कार देखा था जो इस इलाके के चक्कर काट रही थी। तो पुलिस वाले उस कार के बारे में पूछते हैं तो वह होटल वाला बताता है कि कार पे दिल्ली का नंबर था। तो पुलिस को लगता है कि जिस दिन लाश मिली थी उस दिन इस इलाके में एक अनजान कार देखा गया, और शक इसलिए हो रहा था क्योंकि उस कार ने 3-4 चक्कर काटे थे। तो पुलिस उस कार को ढूंढने में लग जाती है। पहले पुलिस टोल प्लाजा के आसपास सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है, लेकिन बॉर्डर नज़दीक होने की वजह से बहुत सारी गाड़ियां दिल्ली से आती जाती हैं। ऐसे में उस गाड़ी को खोजना नामुमकिन लग रहा था। फिर पुलिस सोचती है जहां से वो लाश बरामद हुई थी वहां के सीसीटीवी को खंगाला जाए। तो पुलिस को अंधेरे में एक रोशनी दिखाई देती है, क्योंकि जब लाश वाली जगह का सीसीटीवी चेक करते हैं तो पुलिस को वहां 5 दिल्ली की गाड़ियां दिखाई देती हैं। तो हर कार के बारे में पुलिस जानकारी निकालना शुरू कर देती है। उन 5 में से 4 गाड़ियों को पुलिस क्लीन चिट दे देती है, लेकिन एक कार पे पुलिस को दूसरी वजह से शक हुआ, क्योंकि पुलिस ने जब उन 4 गाड़ियों के नंबर निकाले थे तो उनके मालिकों के भी नंबर मिल गए, लेकिन 5वीं गाड़ी के कार का मालिक का नंबर नहीं मिला। बस कार के नंबर से इतना पता चला कि कार दिल्ली के करकरडोमा इलाके का था और ये कार सुनैना नाम की एक महिला के नाम पे रजिस्टर था। तो हरियाणा पुलिस ने दिल्ली पुलिस को कांटेक्ट किया और इस घटना की सूचना दी।
इसके बाद हरियाणा पुलिस दिल्ली पुलिस से पूछती है कि वहां किसी इलाके से कोई महिला तो नहीं गायब हुई है, और दिल्ली पुलिस को उस महिला की तस्वीर भी दिखाती है। तो दिल्ली पुलिस तमाम थाने से पता करती है, तो पता चलता है कि उसी करकरडोमा इलाके से 14 मार्च को एक लड़की की गुमशुदगी का रिपोर्ट है, और उसका नाम प्रियंका है, और उसकी उम्र लगभग 27 साल है। तो दिल्ली पुलिस ये जानकारी हरियाणा पुलिस को देती है। तो हरियाणा पुलिस की एक टीम दिल्ली आती है। दिल्ली आने के बाद वह सबसे पहले प्रियंका के घर वालों से मिलने जाती है। तो प्रियंका की कहानी सामने आती है कि प्रियंका पढ़ी लिखी 27 साल की एक लड़की थी, और वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना गुजारा करती थी। 14 मार्च को दोपहर में वह घर से यह कहकर निकली थी कि वो पास के ही एटीएम से पैसा निकालने जा रही है, लेकिन उसके बाद वो लौटी नहीं। जब रात हो जाती है तो घर वाले ढूंढने लगते हैं और अपने सगे संबंधी से पूछते हैं, कहीं उनके पास तो वह नहीं गई, लेकिन प्रियंका कहीं नहीं मिलती है। तो वह अगली सुबह यानी कि 15 मार्च को पुलिस में रिपोर्ट लिखाते हैं। ये सब जानने के बाद पुलिस पूछती है कि वह कहाँ कहाँ ट्यूशन पढ़ाती थी। तो पता चलता है कि उसी घर से थोड़ी दूर एक कपिल गुप्ता नाम के बिजनेसमैन है, उनके 2 बच्चे हैं। तो उनके घर जाकर प्रियंका उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, वो भी पिछले 7-8 सालों से। फिर पुलिस ऐसे ही सब जगह का पता लगाती है जहाँ जहाँ प्रियंका ट्यूशन पढ़ाने जाती थी। तो पुलिस जब कपिल गुप्ता के यहाँ पूछताछ करने जाती है तो उसकी पत्नी आती है। तो पुलिस उससे उसका नाम पूछती है, तो वह अपना नाम सुनैना बताती है। ये सुनते ही पुलिस को याद आता है कि 14 मार्च को जिस दिन प्रियंका की लाश मिली थी और जो कार को 3 से 4 बार चक्कर काटते देखा गया था, वह सुनैना के नाम पे रजिस्टर था। तो पुलिस एड्रेस चेक करती है, तो एड्रेस भी वहीं का निकलता है जो कपिल गुप्ता के घर का था। तो पुलिस को शक होता है, हो न हो इस लाश का इस घर से कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर है। इसके बाद पुलिस सुनैना से कहती है कि आपकी गाड़ी 14 तारीख को अलवर के इलाके में थी और उस जगह से थोड़ी सी दूर पे एक लाश मिली है। सुनैना कहती है कि वो अपने घर पे थी और वो अपना प्रूफ देना शुरू करती है। फिर उसके पति से पूछताछ की जाती है तो वो घबरा जाता है। तो पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो कपिल गुप्ता बताता है कि करीब 7 साल पहले प्रियंका इन दोनों के घर पे पढ़ाने पहुंची। कपिल गुप्ता के दोनों बच्चों को प्रियंका पढ़ाती थी और बहुत ही अच्छे से पढ़ाती थी। कपिल गुप्ता चूंकि एक बिजनेसमैन थे तो वो कभी कभी घर आते थे। तो धीरे धीरे जब घर आना जाना शुरू हुआ तो कपिल गुप्ता और प्रियंका की नज़दीकियां बढ़ने लगी, क्योंकि कपिल गुप्ता की पत्नी सोनिया अधिकतर बाहर ही रहा करती थी। तो प्रियंका और कपिल में पहले दोस्ती होती है और फिर दोनों में प्यार होता है। कपिल गुप्ता को प्रियंका से इतना ज़्यादा प्यार हो गया था कि वो प्रियंका के ऊपर काफ़ी पैसे खर्च करने लगा। रिपोर्ट के अनुसार इन 7 साल में वह प्रियंका के ऊपर लगभग 40 से 50 लाख रुपये खर्च कर चुका था। कपिल गुप्ता प्रियंका की हर छोटी बड़ी ख्वाहिशें पूरी करने लगता है। धीरे धीरे जब वक्त बीतता है तो प्रियंका ये जानते हुए भी कि कपिल गुप्ता शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं, फिर भी वह उससे शादी का जिद करने लगती है। तो कपिल गुप्ता पहले बहाने बनाकर टालते रहता है। इसी बीच प्रियंका को लगता है कि कपिल गुप्ता की वाइफ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और वह उसके सामने अपने आप को खूबसूरत नहीं महसूस करती है। तो उसे लगने लगता है कि कहीं इस बात को लेकर कपिल उससे शादी को तो नहीं टाल रहा। तो वह अपना खूबसूरती को बढ़ाने के लिए अपने चेहरे पे मेकअप लगाना शुरू कर देती है और वह लगभग 20 से 30 हज़ार रुपये अपने मेकअप पे खर्च किया करती थी। और प्रियंका इस उम्मीद में खूबसूरत बनते रहती है कि वह एक दिन सुनैना से ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी तो कपिल उससे शादी कर लेगा। लेकिन कपिल अपने फैसले पे टिका रहता है और वह उससे शादी नहीं करना चाहता था और अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ना चाहता था। धीरे धीरे प्रियंका भड़कने लगती है। उसे लगता है कि जब तक सुनैना जिंदा है तब तक वह उससे शादी नहीं करेगा। तो एक दिन प्रियंका कपिल से कहती है कि तुम अपनी पत्नी सुनैना को मार दो। यहाँ कपिल के सामने बहुत अजीब सिचुएशन था, क्योंकि उसकी प्रेमिका कह रही है कि अपनी पत्नी का कत्ल कर दो,
लेकिन कपिल प्रियंका को समझाता है कि ये पागलपंती है और इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। उसके बाद प्रियंका को लगता है कि कपिल गुप्ता ऐसा कुछ करेगा नहीं, तो वह कपिल गुप्ता से 50 लाख रुपये मांगती है और धमकी देती है कि अगर नहीं दिया तो वह दुनिया के सामने उसकी सारी सच्चाई बता देगी और उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। इसी परेशानी में कपिल गुप्ता एक दिन सारी सच्चाई अपनी पत्नी सुनैना को बता देता है। सुनैना ये सब जानने के बाद कपिल पे तो पहले भड़कती है, फिर कपिल से कहती है कि अगर हम प्रियंका को 50 लाख रुपये दे भी दिए तो क्या गारंटी है कि वो ब्लैकमेल नहीं करेगी। तो अब सुनैना कहती है अपने पति कपिल से इसका मुंह बंद करना है तो एक ही तरीका है कि इसे रास्ते से ही हटा दो। तो कपिल गुप्ता इस काम को अंजाम देने के लिए अपने 2 नौकरों को शामिल करता है। इसके बाद तय होता है कि प्रियंका का कत्ल करके हमेशा के लिए उसे छुटकारा पा लेंगे। 14 मार्च की तारीख कत्ल के लिए डिसाइड करते हैं। तो कपिल गुप्ता प्रियंका को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है और प्रियंका अपने घर पे कहकर निकलती है कि वह एटीएम से पैसा निकालने जा रही है। प्रियंका बाहर आती है और कपिल गुप्ता अपनी गाड़ी में वहीं रहता है। प्रियंका आकर गाड़ी में बैठ जाती है जिसमें पहले से दोनों नौकर बैठे हुए थे। उसके बाद कार को दिल्ली से हरियाणा लेकर जाते हैं और कुछ देर बाद ही दोनों नौकर प्रियंका पे टूट पड़ते हैं और उसका गला घोंट देते हैं और नुकीले चाकू से गोदकर उसकी जान ले लेते हैं। यहाँ तक कि वो गाड़ी में फुल साउंड में भजन बजा देते हैं चूँकि लोगों को शक ना हो। अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने की, तो वो हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर के आसपास घूम रहे होते। जैसे ही रात होता है तो वह थोड़ी दूर एक सुनसान जगह पे जाके लाश को बोरी में करके फेंक देते हैं। लाश को फेंकने के बाद वह तीनों रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं। उसके बाद वह लाश को जाकर एक बार फिर दिखाते हैं। फिर जहाँ खाना खाए थे वहाँ जाकर 2 से 3 चक्कर काटते हैं। इनका चक्कर काटना ही इन्हें फंसा दिया, क्योंकि जब ये चक्कर काट रहे थे तो एक शख्स नोटिस कर लेता है कि ये कार दिल्ली की है। अगर वो 3 से 4 चक्कर नहीं काटते तो ये बात पुलिस खुद कहती है कि इस केस को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं था। इसके बाद पुलिस कपिल गुप्ता और उसकी पत्नी सुनैना और दोनों नौकरों को गिरफ्तार कर लेती है। अभी भी वो अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले देख सकें।